नमस्कार फ्रेंड्स। हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो पूरा चैप्टर है वो समाप्त कर चुके थे। उसमें बस एक टाइप का क्वेश्चन बाकी रह गया था और पिछले सेशन में हम लोग बात भी किए थे कि वो वाला भी हम लोग छोड़ेंगे नहीं, कभी उसको पूरा कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग का जो एक अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर है जो हम लोग को पहले पढ़ना चाहिए, तो वो चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण हिंदी में बोले तो ये जो द्विघात समीकरण है इसको हम लोग को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि ये और पीछे वाला जो दो चर वाले रैखिक समीकरण थे ये दोनों चैप्टर मिला करके ही अगर हम लोग जब जानेंगे तो इसके आगे का जो चैप्टर आने वाला है एपी यानी कि समांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोले, इसके बाद आएगा तुरंत में क्या बोलते हैं, आएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ये जो दोनों चैप्टर है ना, और फिर थोड़ा बहुत ट्रिगोनोमेट्री में भी हेल्प करेगा क्लास 10 वाला जब जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसका मतलब है कि दो बेसिक चैप्टर है, दोनों को पढ़ना बहुत जरूरी है। पहला दो चर वाले रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एंड सेकंड वन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इन दोनों को पढ़ना बहुत जरूरी है। इसलिए हम लोग फर्स्ट पढ़ने के बाद तुरंत हम लोग किसको पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण। जो हिंदी में पढ़ते हैं वो हिंदी में समझ लेंगे। चलिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि ये जो द्विघात समीकरण है या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये कहते किसको है। पहले इसके बारे में थोड़ा बेसिक इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि कहते किसको है, ये है क्या, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, इसका कुछ एग्जाम्पल ले लेंगे और उसके बारे में कुछ और फैक्ट है तो वो भी जान लेते हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ना, पावर जिसका दो होता है यानी कि डिग्री जिसका दो हो, एक ऐसा इक्वेशन जिसका डिग्री दो हो, डिग्री मतलब मैक्सिमम पावर, ठीक है। तो मैक्सिमम पावर दो हो तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, कि वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जैसे कि हम लोग लिख के बताते हैं कि एक्स का पावर दो प्लस प्लस 4x प्लस में कौन टू 4, सही है, मान लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या ले लेते हैं, जीरो। ये हम क्या किए, अपने मन से एक इक्वेशन लिखने की कोशिश की और इसमें हम लोग ढूंढेंगे कि जो वेरिएबल प्रेजेंट है यानी कि वेरिएबल मतलब चर यानी अल्फाबेटिकल नंबर, एक एवरेज बोले तो जो अल्फाबेटिकल नंबर प्रेजेंट है वो एक्स के पावर कितना है, दो है। एक्स का पावर कितना है, वन है। तो इसमें मैक्सिमम पावर कितना आप नोटिस किए, दो। जो मैक्सिमम पावर है उसी को मैथ में हम लोग एक अलग वर्ड बोलते हैं डिग्री। और ये जो डिग्री है यहाँ पे कौन है, डिग्री के फॉर्म में दो है। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन ही क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको डिफाइन करने की कोशिश करें तो एक ऐसा इक्वेशन जिसका डिग्री दो हो, द इक्वेशन हैविंग टू डिग्री इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थोड़ा सा इसके हम लोग आगे और पीछे दोनों बात करें कि क्वाड्रेटिक के आगे या पीछे कौन कौन होता है। तो जो जिसका पावर वन होता है यानी डिग्री वन हो, जिसका डिग्री वन हो डिग्री, तो उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। जो कि हम लोग पिछले सेशन में 8-10 क्लास जो भी पढ़े हों तो उसमें हम लोग देखे थे कि उसको बोल रहे थे हर बार क्या, लीनियर इक्वेशन। जब दो डिग्री होता है यानी दो पावर होता है तो उसको अभी अभी हम लोग बात किए कि इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हम लोग 3 डिग्री वाले की बात करें, हालांकि 3 डिग्री भी हम लोग को थोड़ा बहुत जानना है इसमें, तो 3 डिग्री भी हम लोग अगर देखेंगे तो उसको बोलेंगे क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन। अगर 4 डिग्री की बात करें तो 4 डिग्री को हम लोग बोलेंगे बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण। उसके बाद हो जाएगा ये त्रिघात समीकरण, ठीक है, ये हो जाएगा चतुर्घातीय समीकरण। इंग्लिश में लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 3 वाले को क्यूबिक और 4 वाले को बाय क्वाड्रेटिक। इस तरीके से आपको पता चला होगा कि डिग्री के आधार पर या डिग्री के बेस पे हम लोग नामकरण करते हैं, नोमिनेट करते हैं इक्वेशन को। और हर इक्वेशन का अपना नाम होता है और हर इक्वेशन का अपना पहचान होता है। पहचान मतलब पावर के अकॉर्डिंग उसका नाम होता है ना। पावर 1 है तो अलग होगा, पावर 2 तो अलग, पावर 3 तो अलग, पावर 4 तो अलग। इस तरीके से आगे भी होता है। हम लोग को मैक्सिमम पावर 4 तक ही जानने की जरूरत है। इतना तक में हमारा 11 और 12 तक का हमारा पूरा सिलेबस कवर हो जाता है। इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर इससे भी ज्यादा जानने की जरूरत है तो आप गूगल कर सकते हैं, वहां पे आपको इन्फॉर्मेशन और भी ज्यादा मिलेगी, ठीक है। जो बेसिक है हम लोग सिर्फ उस पर भी बात करेंगे कि द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं किसको है। तो एक ऐसा इक्वेशन
जिसका पावर यानी डिग्री 2 हो। पावर और डिग्री में थोड़ा सा अंतर है। देखिए, जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल लिख रहे हैं कि 4x का पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10, मान लेते हैं कि ये है, इक्वल टू यहाँ दिए क्या 0, इतना के बदले इक्वल टू क्या दिए 0 दिए। तो इसमें आप नोटिस किए कि पावर कौन है, 3 है, पावर 2 है, पावर 1 है। तो इसका मतलब है कि इसमें पावर 3 3 4 4 पीस अवेलेबल है, 3 है, 2 है, 1 है। नंबर पे पावर क्या होता है 0 होता है, ठीक है। तो जो वेरिएबल पे अवेलेबल होता है पावर, उसको हम लोग जो नंबर अवेलेबल होता है तो उसको हम लोग पावर बोलते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम पावर अवेलेबल है उसको डिग्री बोलते हैं। तो पावर तो सब है लेकिन डिग्री सब नहीं है, बस यही अंतर समझना आपको। ये पावर में सब आ जाएगा, 3 भी, 2 भी, 1 भी, और 10 का पावर कोई नहीं है तो जी छुपा हुआ है 0। कहेंगे कैसे, देखिए 10 है ना, इस पे x लगाया, पीछे से क्या लगा दिए 0। कैसे इसको ऐसे कैसे लिख सकते हैं, जो देखिए 10 को हम लिख सकते हैं 10 गुना 1। हम लोग पढ़े कि कोई भी नंबर पे पावर 0 हो तो उसका वैल्यू क्या होता है 1। इसका मतलब 10 को 10 रहने दिए, 1 को हटा के क्या लिख दिए x का पावर 0। अब आप नोटिस किए कि 10 वाले में जो वेरिएबल था उस पर कितना पावर अवेलेबल था 0 था। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि किसी भी नंबर पे जो पावर अवेलेबल है ना, अगर वेरिएबल के साथ, तो उसका पावर का वैल्यू कितना होगा, तो 0 होगा। लेकिन नंबर पे पावर कितना होगा तो 1 होगा। याद रखिएगा कि नंबर का पावर कितना है 1 है, क्योंकि 10 का पावर ऐसे हम लिख सकते हैं 10 को 10 का पावर 1। लेकिन जब हम लोग इसको इसको अगर वेरिएबल के फॉर्म में लिखा जाए तो इसका जो डिग्री होगा वो कितना होगा 0 होगा, क्योंकि मैक्सिमम पावर इसमें 0 ही है ना। तो यहाँ पे आप नोटिस किए कि पावर है जो सब है 3 2 1, और इसके आगे यहाँ जाएंगे तो 0, लेकिन मैं जो मैक्सिमम पावर है वो हमारा पावर नहीं होकर अब क्या कहलाएगा, डिग्री कहलाएगा। यानी डिग्री का वैल्यू कौन है 3 है। अगर ये नंबर यहाँ से हटा दिया जाए या मिटा दिया जाए तो इसका डिग्री का वैल्यू कौन हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो डिग्री जो है ना वो मैक्सिमम होता है। हाँ, पावर कोई मैक्सिमम होना जरूरी नहीं है, कोई भी पावर किसी का भी हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। हम लोग थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन समझ चुके हैं कि 1 पावर वाले को लीनियर बोलते हैं, 2 को क्वाड्रेटिक, 3 को क्यूबिक और 4 को बाई क्वाड्रेटिक। यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ना हर इक्वेशन का अपना क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म किसको कहते हैं, जिस फॉर्म में वो स्टैंडर्ड माना जाए, यानी कि उसको कह सकते हैं कि उसी फॉर्म में लिखा जा सकता है नॉर्मल केस में। तो ये लीजिए हमारा हो गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यानी कि इसको हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको आप यहीं पे मेंशन कर लेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्या होगा जी, ये होगा जी, ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है ना। अब कहेगा कि a इसमें क्या है, तो a जो है ना वो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, गुणांक है। b क्या है, तो x का कोफिशिएंट है। c क्या है, तो कांस्टेंट टर्म है, यानी कि नंबर है कोई। इसको हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकली लिखें स्टैंडर्ड फॉर्म को, तो कैसे लिख सकते हैं, बहुत तरीके से लिख सकते हैं। मान लीजिए 10x स्क्वायर, यहाँ ले लीजिए 11x, अब पीछे से ले लीजिए इतना, ठीक है जी। चलिए इतना, तो आप नोटिस किए कि 10 जो है ना वो किसका वैल्यू रहा होगा a का, 11 किसका वैल्यू रहा होगा b का, और c का वैल्यू कौन होगा, फिलहाल 3 होगा। तो ये एक इक्वेशन है जो अपने मन से लिया गया है, और इक्वेशन मतलब यहाँ पे हम एग्जाम्पल के फॉर्म में बात कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल तो मल्टीपल पॉसिबल है, अनंत पॉसिबल है, इनफिनाइट। तो कोई 1 2 इक्वेशन हम लिख के बता देते हैं और इसी आधार पर हम लोग को मानना है हर बार, ठीक है। मान लीजिए कि 15x स्क्वायर है या 15y स्क्वायर है, कोई जरूरी नहीं है x स्क्वायर ही होना, y स्क्वायर भी हो सकता है। एग्जाम्पल हमेशा x y a b c d कोई में भी हो सकता है, लेकिन जब स्टैंडर्ड फॉर्म जाएंगे ना तो हर हाल में यही लिखना होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यानी यहाँ पे सिंबल भी प्लस रहेगा और वेरिएबल के फॉर्म में x ही आएगा, और जो कोफिशिएंट के फॉर्म में a और b आएगा, कांस्टेंट के फॉर्म में कौन आएगा, c आएगा। ये सब माना गया है, सबको मानना है ताकि जो कन्वेंशन है वो टूटे नहीं, ठीक है। एक और लेते हैं हम लोग एग्जांपल।
मान लीजिए ऐसे, ये भी हमारा सेकेंड एग्जाम्पल का काम कर रहा है। आप नोटिस किए कि ए का काम कौन कर रहा है 15, बी का काम कौन कर रहा है 32, नहीं -32। जब निगेटिव सिंबल है तो पूरा बोलना है। ए का काम 15 कर रहा है, बी का काम -32 कर रहा है 32, और सी का काम कौन कर रहा है 9 कर रहा है। 9 मतलब +9, जो कि प्लस तो बोलते नहीं है। चलिए, तो इस तरीके से हम लोग समझ चुके हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म किसको कहते हैं। जिस फॉर्म में एनी टाइम इक्वेशन को एक्सप्रेस किया जाता है तो उसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, याद रखा जाता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब हम अगर इससे रिलेटेड एग्जांपल की बात करें तो ये दोनों हो सकता है, या इसके अलावा भी बहुत सारे हो सकते हैं। सबको लिखना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप समझ गए होंगे। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ना, वो फिलहाल a माना जाएगा, x के साथ जो कोफिशिएंट है वो b माना जाएगा, और जो लास्ट में है उसको c माना जाएगा। यहाँ देखें तो एक्स स्क्वायर तो है नहीं, तो एग्जाम्पल में x को हटा के बाई a b c d p q r s एनीथिंग लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन याद रहे कि पावर तो कितना ही रहेगा, 2 ही रहेगा। पावर 2 के बाद 1 ही आएगा, 1 के बाद लास्ट में कांस्टेंट ही आएगा। ये ऑर्डर को फॉलो करना होता है। ठीक है, और उसके बाद ए का काम कौन कर रहा है तो 15 कर रहा है, बी का काम कौन कर रहा है तो -32 कर रहा है। याद रहे -32 बोलना है साथ में या लिखना है। और सी का वैल्यू कौन कर रहा है काम, सी का वैल्यू कौन है यहाँ पे तो 9 है। ठीक है, और ये भी याद रखना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में इधर की साइड में राइट साइड में आपको 0 ही होना चाहिए। अगर 0 नहीं हो के ये 10 है मान लेते हैं, ये 0 नहीं हो के क्या है 10 है या 100 है, कुछ भी मान लेते हैं, तो इसका मतलब ये 100 को पहले आप इधर लाइए। 100 और 9 आपस में सोल्व होगा, पहले जो भी आएगा वो इधर लिखा जाएगा, लेकिन 100 इधर आने से फिर वापस क्या बनेगा 0, तो उसको माना जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे कि जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ेंगे तो इक्वेशन को पढ़ेंगे तो सोल्व करना पड़ेगा, और जब इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमारे पास कोई तरीका चाहिए तभी ना सोल्व कर पाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि कोई भी तरीका लगा कर सोल्व कर देंगे, बल्कि इसका कोई एक स्पेशल प्रोसेस होता होगा। तो हमारे पास मेनली 3 प्रोसेस होता है इसको सोल्व करने का। टाइप, जिसको हम लोग टाइप ऑफ मेथड्स बोल रहे हैं, यानी कि सोल्व करने के तरीके बोल रहे हैं। ठीक है, हल करने की तरीके। तो हल कैसे कैसे किया जा सकता है सोल्व, तो पहला तरीका तो है कि फैक्टराइजेशन मेथड लगाइए, हिंदी में बोले तो गुणनखंड विधि। दूसरा है कंप्लीट स्क्वायर मेथड लगाइए, उसको हिंदी में बोलेंगे पूर्ण वर्ग विधि। तीसरा है डायरेक्ट फॉर्मूला मेथड लगाइए, यानी प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष द्विघात सूत्र से आप क्या कीजिए उसको सोल्व कीजिए। चौथा भी होता है जो उतना पॉपुलर नहीं होता, जिसको बोलते हैं श्रीधराचार्य मेथड। कोई इंडियन मैथमेटिशियन से श्रीधराचार्य जी, उन्हीं के नाम पे वो मेथड का नाम रखा गया है। तो उतना पॉपुलर नहीं है, ना ही एग्जाम में पूछता है, इसलिए हम लोग उसको स्किप करेंगे, या जरूरत पड़ेगा तो आगे देख लेंगे। ठीक है, चलिए, तो उसको बोलते हैं श्रीधराचार्य मेथड। कहीं कहीं पे कुछ लोग आपके जो साथी होंगे वो या तो पढ़े होंगे कहीं, तो वो यूज करेंगे उस टाइम पे, तो आपको समझ जाना है कि हाँ एक टाइप का ये भी मेथड होता है ना। और ऐसे ज्यादातर वो प्रचलित नहीं है, तो हम लोग उसको उतना बात भी नहीं करेंगे। जब ये तीनों जो मेथड है ना, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीट स्क्वायर और डायरेक्ट फॉर्मूला मेथड, तीनों को तो हम लोग एक साथ पढ़ नहीं सकते हैं, बल्कि बारी बारी से क्या करेंगे एक एक करके सीखेंगे। इस पे हम लोग 5-10 क्वेश्चन देखेंगे, इस पे 5-10 क्वेश्चन देखेंगे, इस पे 5-10 क्वेश्चन देखेंगे। जैसा लगेगा कि अब हम लोग सीख चुके हैं तो उसके बाद आगे बढ़ेंगे, फिर सीख चुके हैं आगे बढ़ेंगे, फिर सीख चुके हैं आगे बढ़ेंगे। और जब तीनों मेथड से हम लोग सोल्व करना सीख जाएंगे, अभी हम लोग बस प्लान बता रहे हैं कि क्या क्या करना है हम लोग को। अभी जब हम लोग तीनों मेथड से सीख जाएंगे अच्छे से यूज करना, उसके बाद हम लोग जब क्वेश्चन देगा बुक से क्वेश्चन लेंगे हम लोग, तो वहाँ पे कोई जरूरी नहीं कि फैक्टराइजेशन लगाएंगे या कंप्लीट या डायरेक्ट। कोई भी जो मेथड हमको लगा उस टाइम पे एट द पॉइंट ऑफ सिचुएशन कि वो वाला क्या होगा मेथड हमारे लिए कारगर है, यानी कि सुटेबल है, तो उसी को हम लोग क्या करेंगे यूज कर लेंगे। लेकिन एग्जाम में क्या करता है, कभी कभी एकदम क्लियर बोलता है कि सोल्व द गिवन क्वेश्चन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इसका मतलब आपको ये दोनों मेथड आता है तो भी नहीं लगाना है। कभी कभी ये कहेगा ना कि सोल्व द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीट स्क्वायर मेथड, यानी दिए गए समीकरण द्विघात समीकरणों को पूर्ण वर्ग विधि से ही हल करें। इसका मतलब है कि ये दोनों मेथड काम नहीं करेगा। तो समझ रहे होंगे, इसका मतलब है कि सबसे पहले हमको तीनों मेथड को अच्छे से सीखना पड़ेगा, और जब सीख जाएंगे तो इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, जैसे बोलेगा वैसे बना देंगे। और क्वेश्चन नहीं कुछ बोलेगा तो हम अपने अकॉर्डिंग जो हमारे लिए कन्वीनियंस है मेथड, जो आसान लगेगा उसको बनाएंगे। अगर इन तीनों मेथड की बात करें तो हम लोग पहले ही हम बात करते हैं आपको कि ये वाला जो मेथड है वो सबसे पॉपुलर है,
यानी कि इस मेथड से सबसे ज्यादा क्वेश्चन सोल्व किया जाता है, और इस मेथड के बाद सबसे ज्यादा क्वेश्चन सेकंड नंबर पे इससे सोल्व किया जाता है, डायरेक्ट फॉर्मूला मेथड से, ठीक है। और थर्ड, ये जो सेकंड नंबर का जो मेथड है कंप्लीट स्क्वायर मेथड, जब तक एग्जाम नहीं बोलेगा तब तक यूज करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है और गलती होने का चांस क्या होता है, बढ़ जाता है। अगर गलती हो गया तो सारा मेहनत बर्बाद हो जाता है। इसलिए हम लोग ध्यान रखेंगे कि जब ना बोले कंप्लीट स्क्वायर मेथड तो यूज भी करना नहीं चाहिए, या एकदम कॉन्फिडेंट है कि बना देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम कहेंगे कि ये दोनों मेथड को हम लोग को ज्यादा यूज करना चाहिए, ठीक है। चलिए अब उसके आगे हम लोग देखते हैं, दो चार क्वेश्चन लेंगे जो हमारे सबसे पहला मेथड के पे आधारित होगा, यानी बेस्ड होगा। पहला मेथड कौन सा है, फैक्टराइजेशन मेथड, हिंदी में बोले तो गुणनखंड विधि। हालांकि ये जो मेथड है ना, फर्स्ट मेथड, ये हम लोग क्लास 9 में अच्छे से पढ़ चुके हैं, क्लास 8 में भी पढ़ चुके हैं, अब फिर क्लास 10 में दिया है। थोड़ा सा का अंतर होता है 9, 8 और 10 में, हम अभी तुरंत बताएंगे, ठीक है। मान लीजिए कि यही दो क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, एक क्वेश्चन हो गया ये और एक क्वेश्चन हो गया ये, ठीक है जी। चलिए देखते हैं, इसको हटा लीजिए, इसका जरूरत नहीं है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो नीचे वाला ही क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं, ये वाला, या फिर यहीं से शुरुआत करिए, ऊपर से ये लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन, गौर से देखेंगे। 5 मिनट आप इन्वेस्ट करेंगे, आपका पूरा फैक्टराइजेशन मेथड बनेगा, हर हाल में बनेगा, बस देखना है। 10x स्क्वायर प्लस में कौन है जी, 11x, ये हो गया आपका। एग्जाम्पल को ही हम लोग क्वेश्चन मान के चल रहे हैं फर्स्ट। चलिए सॉल्यूशन, सबसे पहले आपको लिखना क्या है, सिंस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, जो है उसको आप पहले लिख दीजिए, 10x स्क्वायर प्लस में कौन है जी 11x प्लस में कौन है जी 3 इक्वल टू कौन है जी 0। अगर आप 9th क्लास को थोड़ा सा याद करें ना, तो बस थोड़ा सा का ही अंतर होता था, ये बराबर 0 नहीं देता था, ठीक है, बस इतना ही देता था, तो उसको बोलता था वहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, बल्कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल और इक्वेशन में थोड़ा सा अंतर होता है। पॉलिनोमियल वाला जो टर्म होता है ना, यानी कि वर्ड जब यूज किया जाता है तो वहां से इक्वल का सिंबल हटा लिया जाता है। अगर ये इक्वल का सिंबल हटेगा तो 0 भी हट जाएगा, क्योंकि जब इक्वल ही नहीं है तो इक्वल किसके है ये भी तो नहीं मतलब है फिर, यानी ये हट गया। यानी कि जहां यहां तक जो दिख रहा है ये वाला पूरा सेक्शन, ये आपका बन गया पॉलिनोमियल। अब अगर हम इक्वल का सिंबल शामिल कर दिए तो ये पॉलिनोमियल आगे जाके कन्वर्ट हो गया किसमें, इक्वेशन में, बस यही अंतर है। और जब इक्वल है तो किसी न किसी के इक्वल होगा ना, तो कोई नंबर आएगा, और जब कोई नंबर नहीं आएगा तो क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। बात एक ही हुआ। इसका मतलब जब इक्वल का सिंबल पॉलिनोमियल में इंक्लूड कर दिया जाए तो बन जाता है इक्वेशन, और जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था वो बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक रहेगा तो क्यूबिक इक्वेशन, इस तरीके से काम होता है। चलिए तो इक्वल का सिंबल हम लोग इंक्लूड कर देते हैं क्योंकि था तो है। चलिए सबसे पहले क्या करना है आपको, बहुत आसान तरीका हम आपको बताएंगे। जो स्क्वायर वाला टर्म के साथ नंबर है और जो किसी भी टर्म के साथ नंबर नहीं, यानी ना स्क्वायर के साथ ना एक्स के साथ, यानी सिंगल पावर के साथ, बल्कि कांस्टेंट है, तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जब स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं तो कांस्टेंट वाला टर्म पीछे होता है और स्क्वायर वाला टर्म क्या होता है, आगे। तो बस आपको एक बार एक झलक देख लेना है कि स्क्वायर वाला आगे है ना और कांस्टेंट वाला पीछे है ना, हाँ इधर 0 है ना, हाँ 0 होना जरूरी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये दोनों नंबर को आपको मल्टीप्लाई कर देना है, जो हम अंडरलाइन किए 10 और 3। कुछ बच्चा को पहले से आता होगा तो आज का क्लास थोड़ा सा उनके लिए स्लो लगेगा, लेकिन ये क्लास उन्हीं के लिए डेडिकेटेड है, समर्पित है, जो एकदम नहीं इसको जानते हैं सोल्व करने, तो आज उनको भी सीख लेना एकदम हर हाल में है, ठीक है, ताकि आगे हम लोग जब बनाए तो पूरा स्पीड में चलेंगे। तो 10 का टेबल 3 बार 30 को साइड में कॉपी के ले जाइए, यानी कि रफ साइड में ले जाइए। और 30 को ना आप सोचिए कि 30 को कितने तरीके से सोच सकते हैं। ऐसे 30 आ सकता है, ऐसे 30 आ सकता है, ऐसे 30 आ सकता है, हो सकता है 30 और भी तरीके से आता होगा, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन हाँ इतना तरीके से 30 तो आता है जो हमारे दिमाग में आया पहले लिख दिए, ठीक है।
फिर 30 × 1 15 दूना 2 10 या 30 6 25 30, यानी रिजल्ट सेम ही आना चाहिए, बस लिखने का तरीका चेंज हुआ है। ठीक है, अब हम लोग बीच वाले नंबर पे फोकस करेंगे। बीच में नंबर कितना है 11, बीच में नंबर कितना आप देखे थे 11। चलिए 11, अब हम सोचेंगे कि 11 जो लाना है ना हमको, वो 2 टुकड़ा में लाना है, और हम 2 टुकड़ा 30 का कर चुके हैं। अब सोचिए कि ये दोनों जोड़ के या घटा के 11 आएगा, 11 आएगा, नहीं आएगा। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा फेल हो गया। क्या इससे 11 आएगा? नहीं आएगा। जोड़ के या घटा के नहीं आएगा, यहाँ भी जोड़ के या घटा के नहीं आएगा, लेकिन यहाँ जोड़ के या घटा के दोनों में से एक बार में आ जाएगा। जोड़ने से आएगा ना, हाँ 6 और 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 11, और हमको 11 ही चाहिए। लेकिन याद रहे कि यहाँ जोड़ने से आया है कि घटाने से, उससे मतलब नहीं है। आया कि नहीं आया बस इससे मतलब है। तो आपका आंसर होगा आया है, इसका मतलब ठीक है। तो हमको काम का कौन कौन नंबर मिला है 6 और 5, 6 और 5। आपको याद रखना है कि जब आपको इसका नेक्स्ट स्टेप लेना है बराबर करके, तो आगे वाला को कुछ मत करना है, जैसे स्क्वायर वाला नंबर है वैसे ही लिखना है। उसके बाद 6 और 5 ही लिखना है, यानी 11 को 2 टुकड़ा में कन्वर्ट करना है, 6 और 5 लिख दिए। ध्यान रहे बड़ा नंबर आगे है, छोटा नंबर पीछे। यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो 5 × 6 भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 5 और 6 में हमेशा बड़ा आगे और छोटा पीछे ही लिखाएगा, नहीं तो फिर जो हमारा तरीका है वो उतना अच्छा से काम नहीं करेगा। अच्छा x था तो आपको क्या लगा देना है x, बाई रहे तो क्या लगाना है बाई, a रहे तो a, b रहे तो b, यानी छेड़ना नहीं है, जैसे है वैसे ही लगा देना है। थोड़ा सा रुकेंगे, 3 था प्लस में तो 3 को प्लस में ही रहने दीजिए, इक्वल देकर क्या कर दीजिए 0, 0 होना ही था पहले से ही। अच्छा, यहाँ पे सिंबल भरने के लिए हम कुछ स्पेस छोड़े, आप नोटिस किए होंगे। यहाँ पे सिंबल क्या भरना है, तो जो पहले सिंबल है x के साथ वाला वही भरना है, मतलब क्या भरना है प्लस भरना है। ठीक है, भर दिए। अब हम क्या सोचेंगे, प्लस भरने के बाद पहले यहाँ आपको अपने मन से क्या भरना है माइनस भरना है, अपने मन से माइनस भरना है। ठीक है, ये तरीका है कि पहले क्या भरिए माइनस। अब सोचिए कि 6x में से 5x जाएगा तो 11x बचेगा, नहीं बचेगा। मतलब हम समझ गए कि माइनस तो नहीं होगा, माइनस नहीं होगा तो क्या होगा प्लस होगा, क्योंकि 2 ही ऑप्शन था, या तो जोड़ने का नहीं तो घटाने का। और जब घटाने का नहीं हुआ तो क्या करेंगे जोड़ के। अब कहेंगे कि पहले ही प्लस क्यों नहीं कर दिए थे जब इतना पता ही था। तो पहले प्लस इसलिए नहीं किए ना कि माइनस को अगर हमको लगेगा कि प्लस करना चाहिए तो प्लस करना आसान है, लेकिन जब प्लस पहले ही कर देंगे तो आगे जाके इसको माइनस करना मुश्किल है, क्योंकि हम लोग पेन से लिखते हैं ज्यादातर, है ना। इसलिए पहले हम लोग क्या लगा के चेक करेंगे माइनस, और जब माइनस से काम नहीं चलेगा तो तुरंत में क्या कर देंगे प्लस, तुरंत में तो करना है, आपको ज्यादा मेहनत है नहीं इसमें। लेकिन जब भी सिंबल छेड़छाड़ होगा तो यही वाला में होगा, आगे वाला में सिंबल छेड़छाड़ नहीं होगा। जो क्वेश्चन होगा क्वेश्चन का सिंबल वही आपका सॉल्यूशन के सेकंड स्टेप में सिंबल जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब जब हम लोग यहाँ तक सेट कर चुके हैं, और जब हम लोग यहाँ तक सेट कर चुके हैं तो इसके बाद क्या करना है, इन दोनों को अलग सोल्व करना है, इन दोनों को अलग सोल्व करना है। ठीक है ना। अब देखिए कैसे इन दोनों को सोल्व करेंगे। अब इन दोनों को कैसे सोल्व करेंगे, दोनों में हम कॉमन लेने के लिए सोचेंगे। कॉमन उसको कहते हैं जैसे कि 2 नंबर है, 2 टर्म है, एक टर्म सेकंड दूसरा टर्म, तो इन दोनों टर्म में ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों दे सकता है। अब 10 और 6 है तो दोनों देने का मतलब ये हुआ कि डिवाइड में वो नंबर शामिल होना चाहिए। जैसे इसका 10 आएगा किसके किसके टेबल में 2 और 5 में, जबकि 6 आएगा 2 और 3 में। हम कौन सा नंबर दोनों में देखें, 2 को देखें। अगर हम 2 से बड़ा लें तो 6 3 में भी आएगा लेकिन इसमें नहीं आएगा, तो नहीं ले सकते। जो दोनों में रहेगा उसी को लेना है। अच्छा 6 में भी आ जाएगा तो क्या 10 में 6 आएगा, नहीं आएगा। 10 में 5 भी आएगा तो क्या इसमें 5 आएगा, नहीं आएगा। 10 में 10 भी आएगा, यहाँ आएगा, नहीं आएगा। ऐसा नंबर सोचिए जो दोनों के पास रहे या दोनों उसी टेबल में अवेलेबल रहे, तो हम सोच पाए कि दोनों जो है ना वो 2 के टेबल में अवेलेबल है, तो दोनों के 2 के टेबल में अवेलेबल है तो 2 हमारा कॉमन हो गया। दोनों के पास x भी तो है, तो हाँ x भी तो है। इसके पास 2 पीस है, इसके पास 1 पीस है, तो छोटा वाला देगा। जब भी हम लोग जब वेरिएबल कॉमन लेंगे ना तो वेरिएबल में जो छोटा पावर का होगा वही देगा, यानी छोटा पावर मतलब 1 तो लिखते नहीं है,
चलिए, तो 2 और x दे दिया, इसी को हम लोग मैथ में कॉमन बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं हिंदी में हम लोग बोलते हैं इसको, हिंदी में कुछ बोलते हैं याद नहीं आ रहा है, चलिए उभयनिष्ठ बोलते हैं। 2 से हम लोग 10 को डिवाइड कर लेंगे, कितना बार में? 5 बार। याद रहे 2 से डिवाइड ही करना है, नहीं कि 2 घटा देना है 10 में और 8 लिख देना है, वही गलती हो जाएगा। नहीं तो x 2 पीस था, 1 को दे दिया तो क्या को बचा? 1 को। प्लस है तो क्या लिखिए? प्लस। माइनस रहे तो माइनस। 2 से डिवाइड करना है, घटाना नहीं है। कितना बार में? 3 बार में। x सिंगल पीस था, सिंगल पीस है, जो बाहर ले लिया मतलब नहीं बचा, क्लोज कर दीजिए। अब हम फिर इन दोनों में देखेंगे, पहले तो प्लस है तो क्या लगाइए? प्लस। अगर माइनस रहता तो माइनस। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में सोचेंगे कि 5 और 3, नंबर को पहले फोकस करेंगे। 5 और 3 दोनों किसके टेबल में हैं? वो भी बड़ा से बड़ा। 5 है 5 के टेबल में या 1 के टेबल में? 3 है 3 के टेबल में या 1 के टेबल में? तो दोनों में कौन सा टेबल मैच किया? 1 मैच किया। इसका मतलब है कि 1 ही लेना पड़ेगा, ठीक है। x भी दे पाएगा दोनों? नहीं, यानी 1 दे दिया तो 1 से 5 कितने बार में? 5 बार में। x नहीं दिया मतलब बचेगा 1 के टेबल में 3 कितने बार में? 3 बार में। बराबर क्या होगा? 0। आपको यहाँ ये भी नोटिस करना है कि क्या अंदर में सेम आया है, ब्रैकेट के अंदर में सेम आया 5x + 3, 5x + 3, यहाँ तक कि सिंबल भी सेम होना चाहिए। नंबर तो सेम होगा ही, सिंबल भी सेम होना चाहिए। अगर दोनों सब कुछ सेम है 100%, इसका मतलब हमारा बना हुआ सही है। जब दोनों सेम आ चुका है तो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा ना कि आप सेम वाले को एक जगह लिख दें, यानी 5x + क्या लिखें? 3। जो दोनों सेम है उसको कितनी जगह लिखना है? एक जगह। हर बार ऐसे ही करना है, सेम वाला कितना जगह? एक जगह। और जो बाहर में है, बाहर में कौन है जी? 2x है, और प्लस में कौन है? 1 है। अगर यहाँ -1 होता तो आप यहाँ क्या लिखते? -1, यानी छेड़ते नहीं सिंबल को, जैसे था वैसा ही लिखते हैं। इसको भी ब्रैकेट में लगाते हैं, जो बाहर है उसको एक ब्रैकेट में, और जो अंदर है दोनों जगह सेम, उसको एक ही बार लिखना है एक ब्रैकेट में। अच्छा, उसके बाद हमारा ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट सोल्व हो चुका है। उसके बाद क्या करना है? ऐसे एक लाइन खींच देना है, इतना बराबर 0 लिखना है, इतना बराबर भी 0 लिखना है, यानी बारी बारी से काम करना है। 5x + 3 = 0। वैल्यू किसका निकालना है जी? x का। 3 प्लस में उधर जाके माइनस में, इसका मतलब x बराबर आएगा -3/5, ठीक है। -3/5 पता चला होगा ये क्वेश्चन इधर वाला। उसी तरीके से हम लोग उधर चलेंगे, और उधर चलेंगे तो क्या करेंगे जी? उधर चल के, चलिए उधर भी चल के दिखाते ही आपको। उधर गए तो इतना बराबर 0, यानी कि 2x + 1 = क्या हो जाएगा? 0। आपको याद आया? वैल्यू किसका निकालना है? x का। 1 प्लस में तो इधर जाके माइनस में, फिर हम लोग गए x का वैल्यू निकालना है तो -1/2, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई है तो इधर जाके क्या होगा? डिवाइड, ठीक है जी। इस तरीके से 0 किया गया, दोनों का 0 करके x का वैल्यू निकाला गया। अगर y रहेगा y का निकालेगा। यहाँ 0 क्यों किए? क्योंकि ये अपने आप में एक नंबर है, टर्म है, ये भी अपने आप में एक टर्म है, यानी यहाँ 2 टर्म है, और दोनों टर्म है, यहाँ बीच में ब्रैकेट दोनों तरफ है ना, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई का सिंबल छिपा हुआ है, हिडन है। अब दोनों मल्टीप्लाई होके क्या आया है? 0। अब 0 तभी आ सकता है जब इन दोनों में से, अब बताइए कि यहाँ 10 है, 10 नहीं मान लेते हैं कोई भी नंबर, 18 है, यहाँ इतना कह रहे हैं कि प्रोडक्ट यानी गुणनफल क्या आएगा? 0। 0 कब आएगा? ये तभी आएगा जब यहाँ पे क्या होगा? 0, है ना। अच्छा, अगर हो सकता है कि ये वाला 0 ना हो सकता है ये वाला रहे 10। अगर हम इस डब्बा को लगा दें, ये 10 है जी, तो इधर क्या होगा? 0, तभी तो 0 आएगा। तो इसका मतलब है कि दोनों में से किसी भी बॉक्स में 0 हो सकता था। तो जब हो सकता था तो इसका मतलब है ये 0 होगा, नहीं तो ये 0 होगा, ठीक है। इसका मतलब दोनों को हम क्या किए? एक एक बार करके 0 करते हैं। इसका आंसर अगर हम लोग लिखें तो हैंस करके जरूर लिखें कि हैंस x बराबर -3/5, और इस और लिखेंगे, हिंदी में बोले तो क्या लिखेंगे? या, और उसके बाद लिखेंगे -1/2। ये इसका दोनों आंसर हो जाएगा x का, ठीक है। अब हम लोग एक नया क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। और नया क्वेश्चन में क्या लेते हैं? थोड़ा सा दूसरे टाइप का लेते हैं, लेकिन मेथड अभी हम लोग सेम ही रखेंगे। आज और अगला सेशन
ये 2 सेशन हमारा पूरा चलेगा फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि। फिर 2 सेशन हम लोग चलाएंगे कंप्लीट स्क्वायर मेथड। इसमें 1 सेशन या 2 सेशन इसमें भी लेंगे डायरेक्ट फॉर्मूला मेथड, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है उसको हम लोग प्रूव भी करेंगे, और उसके बाद वो फॉर्मूला यानी कि कैसे आता है प्रूव करने के बाद उस पर यूज करके हम लोग सीखेंगे कि कैसे बैठाना होता है फॉर्मूला में, सेट कैसे करना होता है, ठीक है। अब हम लोग एक नया क्वेश्चन लेते हैं। चलिए ये क्वेश्चन पड़ा हुआ है, इसी को आप ले लीजिए। हो गया आपका क्वेश्चन 15y² माइनस 32y, अब प्लस में कौन है जी 9 इक्वल टू क्या है जी 0। और थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान ये देना है ना कि हमको पता है कि कुछ बच्चा जो हमारा देख रहा है ना उनको ये आता है। अब आता है तो उनके लिए ये क्लास थोड़ा सा स्लो लगेगा या बोरिंग लगेगा, क्योंकि आता है तो आपको उतना इंटरेस्ट नहीं लगेगा कि ये तो पहले से ही जानते हैं। लेकिन ये उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, फायदेमंद है, जो ऐसा क्वेश्चन फेस नहीं किए या फिर बहुत कम फेस किए, या फिर उनको जो कॉन्सेप्ट किन्हीं के द्वारा बताया गया ना वो उतना क्लियर नहीं हो पाया किसी भी रीजन से। हम ये नहीं कह रहे बताने वाले में कमी होगा, किन्हीं या बता रहे होंगे अच्छे से, हो सकता है स्टूडेंट थोड़ा सा बेईमानी के समझ में इसलिए भी नहीं समझ में आया, ऐसा हो सकता है। या फिर आप जो प्रैक्टिस किए घर जाके SW को ठीक से आप नहीं पूरा किए, क्योंकि प्रैक्टिस मैथ में बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस करेंगे तभी ये बनेगा, सिर्फ यहाँ देखने से ये वाला सेशन प्रैक्टिस नहीं हो पाता है, ठीक है। देखने से सिर्फ आपका एक तरीका समझ में आता है कि अच्छा ऐसे बनेगा, लेकिन ऐसे बनेगा उसको आप बनाएंगे ना 2-4 बार गलती होगा, उससे समझ में आता है कि अच्छा ये गलती नहीं करना है और यहाँ पे ये स्टेप लेना है। प्रैक्टिकली ज्यादा पॉसिबल होता है। चलिए देखते हैं अब हम लोग फिर से हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, और सॉल्यूशन में चलेगा हमारा, चलिए सॉल्यूशन में चलेगा। पहले तो हम लोग लिखेंगे क्या तरीके से बनाएंगे कि सिंस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, जो आपका इक्वेशन है पहले उसको आपको लिख देना है एज यूजुअल बिना कोई छेड़छाड़ किए। 15y² माइनस 32y प्लस 9 बराबर क्या है 0। यहाँ तक सही है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम बताएं कि पहले आप नोटिस कर लीजिएगा कि 0 है ना राइट साइड में, हाँ है। स्क्वायर बना आगे है ना, हाँ है। नंबर वाला यानी कांस्टेंट टर्म सबसे लास्ट में है ना, यानी बराबर के पहले है ना, हाँ है। जो सिंगल पावर वाला है वो बीच में है ना, हाँ है। इसका मतलब हम लोग जब 10-20 क्वेश्चन इस टाइप का बना लेंगे ना तो इतना देर नहीं लगेगा जितना देर हमको बोलने में लगा कि हाँ है कि नहीं। देखेंगे हाँ है, बस हो गया, इतने देर में आप समझ जाएंगे। एक्सपीरियंस तुरंत आ जाएगा, सब कुछ सही है। चलिए बढ़ते हैं आगे। पहले दोनों को गुना करना है जी, दोनों को गुना करना है मतलब किसको गुना करना है, तो 15 को और 9 को, 15 को और 9 को। स्क्वायर वाले के कोफिशिएंट और कांस्टेंट वाले टर्म को गुना किया जाता है। तो 15 का टेबल 9 बार सोचिए, 135 135। अब 135 को आप कॉपी के रफ साइड पे लेके जाइए और सोचिए कि 135 कैसे कैसे आ सकता है। सबसे पहले तो 135 गुना 1 आ सकता है, ये 2 में तो आएगा नहीं, 3 में आ जाएगा। 45 गुना 3, हमको लगता है कि फिर 15 गुना 9 में भी आ जाएगा, ठीक है। और आएगा या नहीं आएगा वो तो बाद में देखेंगे। हम लोग जितना सोच पाए नॉर्मल केस में उतना पहले रहने दीजिए। 15 का टेबल 9 बार 135 हो गए। हमको चाहिए कितना जी, हमको चाहिए अच्छा एक और तरीके से आ सकता है 27 गुना 5, 27 गुना 5 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, ठीक है। तो अब हम सोचेंगे कि ये जो सब 135 आया हुआ है, 135 आया हुआ है, इसमें से हमको लाना कितना है, 32 लाना है। अब हम थोड़ा सोचते हैं कि 32 हमको कैसे लाना है, या फिर जोड़ के नहीं तो घटा के। क्या दोनों को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो आ जाएगा, 15 और 9 को नहीं आएगा। इसका मतलब ये ऑप्शन फेल हो गया। ये जोड़ेंगे या घटाएंगे 45 और 3 को तो आ जाएगा 32, नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा, लेकिन यहाँ आ जाएगा, ठीक है। हम जानबूझ के ऊपर से नहीं चले ताकि आपको नीचे से पहले हम आंसर को छाटते हुए चले कि क्यों नहीं आएगा, और जब नहीं आएगा तो हमको उस ऑप्शन को लेना भी नहीं है, ठीक है।
अब बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि 15 और 9 से 135 से 32 लाने का जो तरीका था वो 27 और 5 में चलेगा। तो हम समझ गए हैं कि सबसे पहले 15 बाई स्क्वायर तो लिखना ही है। दोनों में से बड़ा कौन है जी, तो 27 है जी, तो 27 से लिखना है। बाई है तो बाई लगाना है, फिर 5 लिखना है, बाई लगाना है ना। यानी 27 और 5 दोनों के साथ क्या लगा देना है, बाई। सिंबल के लिए जगह थोड़ा सा छोड़ देना है, 9 जैसे था वैसे लिख देना है, बराबर क्या देना है जी, 0 देना है। अब बताइए कि सिंबल जो माइनस है तो सबसे पहले क्या लगाइए, माइनस। बिना सोचे माइनस लगाइए, ठीक है। बिना सोचे माइनस लग गया क्योंकि सिंबल ऑलरेडी यहाँ क्या था, माइनस था। अब हम लोग को यहाँ पे पहले क्या लगाना है, माइनस लगा के चेक करना है। याद रहे वहां माइनस लगा के ही शुरू में चेक करना है। क्यों चेक करना है माइनस लगा के, थोड़ी देर पहले बात कर चुके हैं। चलिए अब बताइए जी कि 27 माइनस में और 5 माइनस में 32 होगा माइनस में कि नहीं होगा? हाँ बिल्कुल होगा। इसका मतलब ये वाला माइनस को अब छेड़ना नहीं है बल्कि वो सेट हो चुका है। अब हम इन दोनों को अलग देखेंगे और इन दोनों को अलग देखेंगे। अब अलग देखेंगे जी, जल्दी देखिए, अलग देखेंगे तो कॉमन निकालेंगे, अभी बात किए थे। अब अलग देखेंगे तो 15 और 27 किसके टेबल में, जल्दी से जल्दी सोचिए और बड़ा से बड़ा सोचिए। ये नहीं कि एक के टेबल में, एक के टेबल में तो है ही, लेकिन पहले सोचिए कि और एक से बड़ा हो सकता है। तो हमको लग रहा है कि 15 और 27 दोनों 3 के टेबल में है, इससे बड़ा में नहीं है। और मान लीजिए कि आप नहीं सोच पा रहे हैं कि 15 और 27 किसके टेबल में। कोई ऐसा नंबर कभी कभी आ जाता है कि जिसमें आपने नहीं सोच पाए कि दोनों में मैक्सिमम कॉमन कौन है। तो उस कंडीशन में क्या करिए, सेंस लगाइए और कॉपी के पीछे जाके 15 और 27 का HCF निकालिए। HCF महत्तम समावर्तक, ठीक है। तो 15 और 27 का HCF भी निकालेंगे ना पीछे जाके, तो कितना आने वाला है, 3 आने वाला है। इसका मतलब 15 और 27 का मैक्सिमम कॉमन नंबर के फॉर्म में कौन है, 3 है। दोनों में बाई 2 है, इसके पास 1 है तो छोटा वाला दे देगा। बचेगा कितना, 5। एगो बाई भी तो बचेगा, डबल था तो सिंगल देने पे सिंगल बचेगा। 3 से 27 डिवाइड करना है जी, 9। क्लोज हो गया, बाई तो दे दिया था बाहर। माइनस है, माइनस लगाना है। याद रहे ये सॉल्यूशन में आपको नहीं लगाना है, समझाने के लिए लिखा गया है। पहले सोचिए कि 5 और 9 किसके टेबल में, एक के टेबल में। इसका मतलब 1 होगा, यहाँ हो जाएगा 5 बाई और यहाँ हो जाएगा 9, बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब कहेंगे ये तो था प्लस और लिख दिए क्या, माइनस। तो रुकिए, माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस होगा, क्योंकि प्लस में ना डबल माइनस छिपा हुआ रहता है। डबल माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो अगर एक माइनस यहाँ दिया है तो इसका मतलब एक माइनस और है जो खुद के साथ रखेगा, तब ना डबल माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, उतना नहीं समझना आपको, बस ध्यान रखना है कि एक बार अगर यहाँ पे देख लेना है सिंबल। और दूसरी बात, अगर आप कम थोड़ा सोच पाते हैं लेकिन लोगों को बताना नहीं है कि हम कम सोच पाते हैं, तो चीटिंग करना है। चीटिंग कैसे करेंगे पता भी नहीं चलेगा। चीटिंग कैसे करेंगे, यहाँ देखेंगे कि 5 बाई माइनस 9 है ना। हमको याद है कि अंदर में सेम ही आता है चाहे कोई भी कंडीशन बने। फैक्टराइजेशन मेथड लगेगा तो अंदर में क्या आएगा, सेम आएगा। इसका मतलब सिंबल सहित सेम आएगा। तो ये अगर माइनस हो चुका है और यहाँ पर माइनस के जब दिए तो ये तरीका सही पाया गया। इसका मतलब है कि आने वाला जो बॉक्स है ब्रैकेट के अंदर वो हमेशा वही नंबर होगा, यानी माइनस था तो क्या होगा, माइनस होगा। बिना सोचे लिख देना है, ठीक है। इसी को बोलेंगे चीटिंग, ना कि वो बोला चीटिंग जो आपके दिमाग में आ रहा था, ठीक है। हाँ चलिए, उसके बाद अब ऐसे भी माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। क्या अंतर में सेम है, हाँ है। तो सेम वाला कितना जगह, एक जगह। 5 बाई प्लस कितना, 9। और 3 बाई माइनस कौन होगा जी, 1। जो बाहर में था उसको एक जगह, बराबर क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे छोटा सा कि 5 बाई प्लस 9 इक्वल टू कितना हो गया जी, 0 हो गया, ठीक है। और यहाँ हो गया 3 बाई माइनस 1 बराबर 0, सिंस के साथ देंगे। हम लोग को बाई का वैल्यू निकालना है तो हम लोग उतना नहीं लंबा लिखेंगे, समझदार जैसा बनाएंगे। 9 प्लस में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में। और ये 5 मल्टीप्लाई में है तो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। डिवाइड हमेशा कहाँ होता है, नीचे होता है। चलिए 3 बाई वाला में बाई का वैल्यू निकालिए। बाई है, सॉरी 1 है माइनस में, पहले नंबर देखना है। नंबर 1 है माइनस में तो उधर जाके होगा प्लस में। उसके बाद हम लोग 3 मल्टीप्लाई में तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। यही आपका आंसर हो गया। अब हम लोग को इसको हैंस करके जरूर लिखना है, हैंस करके। हैंस कि हमारा बाई का वैल्यू ना
-9/5 आया, और और अगर हिंदी में लिखते हैं तो या लिखेंगे, या कितना 1/3, यही दोनों आपका आंसर है। ठीक है, हमें लगता है आपको पता चल रहा होगा कि कैसे कैसे बनाना है, फैक्टराइजेशन कैसे यूज करना है, यानी कि गुणनखंड विधि से किसी द्विघात या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सोल्व किया जाता है। ठीक है, ज्यादा हार्ड तो लग नहीं रहा होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं, अगर आपको थोड़ा सा भी कहीं पे इशू लग रहा है तो उसको हम लोग फिर से सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। 2 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे रखे हुए हैं। तीसरा क्वेश्चन हम लोग मिटाएंगे नहीं, जानबूझ के नहीं मिटा रहे हैं, तो पहले हम लोग देखेंगे क्वेश्चन को। इसको हटा लीजिए, चैप्टर का हेडिंग हो। अच्छा, कुछ लोगों को दिक्कत यहाँ भी हो सकता है कि 135 को हम कैसे सोचें कि यही सब होगा, और भी तो हो सकता है चारों ऑप्शन फेल कर जाए। अब 5वां ऑप्शन हम नहीं सोच पा रहे हैं, तो उनके लिए भी एक समाधान है कि 135 को क्या कर दीजिए, फैक्टर कर दीजिए। जब आपको पता नहीं चले या 3-4 पीस हम सोचे और लाना था 32 और उससे 32 आ ही नहीं रहा है, जो आप सोचे उससे 32 नहीं आ रहा है। मान लीजिए कि ये वाला हम नहीं सोच पाए, ये तीनों सोच पाए, अभी तीनों सोच पाए, तो क्या इससे 32 आ जाएगा? नहीं आएगा। तो 32 तो लाना है अगर फैक्टराइजेशन से बनाना है तो रुकिए, उसके लिए एक तरीका है कि आप पहले इसको फैक्टर करिए। फैक्टर तो करने बचपन में ही हम लोग सीख गए थे। चलिए, 1 आ गया, फैक्टराइजेशन हो गया। अब आपको याद है कि अंदर वाला को 135 में पहले सही है ना, 3 3 9 27 गुने 5, अंदर वाले को नहीं देखना है। हम जानबूझ के मिटा दिए कि अंदर वाले को देखना नहीं है, आपको मिटाना जरूरी नहीं है, समझना जरूरी है। अंदर वाले को नहीं देखना है, बाहर में 1 तक को देखना है। इसको 2 टुकड़ा में लेना है। मान लीजिए कि आप लिए ना, एक टुकड़ा लिए, कितना, एक टुकड़ा लिए आप 3 मान लेते हैं, तो ऑटोमेटिक ये दूसरा टुकड़ा में हो गया, 2 टुकड़ा हो गया। जिसका मतलब पहला टुकड़ा में कितना आया, 3 आया, दूसरा टुकड़ा में आया 3 3 9 5 45 गुना 1 45। क्या इससे आएगा 32? सोचिए, नहीं आएगा। तो हम समझ गए कि इससे तो नहीं आ रहा है। अब हम फिर नया सोचते हैं ना कि इन दोनों को साथ ले लेते हैं। तो 3 3 कितना हो गया, 9। जैसे ही ये दोनों साथ गया तो बाकी ऑटोमेटिक सब एक साथ हो गया, क्योंकि 2 ही टुकड़ा होना है ना। तो 5 3 15 गुना 1 15। क्या आएगा 32? नहीं आएगा। इसका मतलब ये भी ऑप्शन फेल हो गया, ये भी ऑप्शन। फिर सोचेंगे, इस बार इन तीनों को साथ लेंगे, 3 3 9 3 27। अब 5 का टेबल, एक बार 5 आया 32। जोड़ के या घटा के आया ना, जोड़ के आया या घटा के उससे मतलब नहीं है, आया कि नहीं आया। तो हाँ आया, इसका मतलब हो गया काम आपका। इसमें भी नहीं होता तो हम लोग फिर आगे बढ़ते कि चारों को साथ ले लेते, एक को साइड कर देते। फिर इसमें भी नहीं होता तो हम लोग अल्टरनेट करते कि रेगुलर नहीं चलते, ई 3 के साथ है वो 5 दे देते, यानी कि ये दोनों एक साथ हो जाते, अब बाकी जो बच जाता है ना वो एक साथ हो जाता है। मतलब तरीका इसी तरीके से काम होता है। ठीक है, तो इतना आपको नहीं करना है। जब नॉर्मल केस में बन ही रहा है तो हम इतना क्यों सोचें, लेकिन जब नहीं बने, कभी कभी की बात है, तो उस कंडीशन में ऐसे ही सोचा जाता है। ठीक है, चलिए, हालांकि वैसा कंडीशन बहुत कम बनता है, लेकिन फिर भी हम आपको सोचने के लिए बता दिए कि कैसे सोचा जाता है अगर नहीं पता चल रहा है क्वेश्चन, तब फैक्टराइजेशन। और दूसरा, कॉमन लेते वक्त अगर नहीं पता चल रहा है तो उसके लिए HCF निकाला जाता है कॉपी के पीछे रफ साइड में। ठीक है, तो ऐसे करके भी काम होता है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखना है। छोटा छोटा जो बेसिक चीजें हैं वो लोग बताते नहीं है, लेकिन आपको जानना चाहिए। चलिए, नया क्वेश्चन लेते हैं। इस बार जो हम लोग क्वेश्चन लेंगे ना, चलिए, इस बार हमारा क्वेश्चन ये रहा। चौबीस A² 67A -15 बराबर 0। अभी हम लोग अपने मन से क्वेश्चन ले रहे हैं, और यहाँ पे अपने मन से आप क्वेश्चन नहीं लीजिएगा, नहीं तो नहीं बनेगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना वो बहुत सेट करके दिया जाता है। ठीक है, हम भी जो दे रहे हैं क्वेश्चन वो मन में सोच के सेट करके दे रहे हैं।
क्योंकि कोई भी रैंडमली नंबर यहाँ दे देंगे, 15 की जगह 45, 75, 100, 150, 200 कुछ भी दे देंगे तो नहीं बनेगा। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड में एकदम क्वेश्चन सेट रहता है तभी बनता है। आते हैं सॉल्यूशन में, आपको क्या करना है, सबसे पहले जल्दी बताइए कि सिंस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, जो है पहले बिना कुछ सोचे आपको लिख देना है, कुछ भी एक्स्ट्रा फील नहीं करना है, जो था लिख दिए। ये रहा हमारा 24a² दिख रहा होगा आपको, 24a² माइनस में 67a और माइनस में कौन 15 बराबर क्या 0। ठीक है, इसको थोड़ा साफ सुथरा लिख देते हैं, 24a²। अब हम लोग क्या करेंगे, याद तो है ही, शुरू और लास्ट को गुना करेंगे, सब कुछ तो सारा सही दिख ही रहा है पहले से। जो इक्वेशन है वो अरेंज है। 24 गुना 15 सोचिए, 360। 360 पहले सोचिए कि 360 कैसे कैसे आप सोच सकते हैं, जितना ज्यादा सोच सकते हैं उतना लिख दीजिए। देखते जाइएगा कि हम सही सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं सही। चलिए इतना तो हम लोग सोच लिए, कैसे सोचा जाता है हम फिर से बता देते हैं। पहले एक बार में लगाए, फिर हम सोचे कि तो 2 से लग ही जाएगा, तो 2 से लगेगा कितना बार में 180 बार में, 3 से भी लग जाएगा 360 है, 120 और 4 से भी लग जाएगा, 5 से भी लग जाएगा क्योंकि 0 है लास्ट में, 6 से तो 36 लगेगा ही, 8 से भी सोचे कि कहाँ लग जाएगा, 9 के टेबल में तो साफ दिख ही रहा है 36 से, 10 के टेबल में 0 लग जाएगा। इस तरीके से जल्दी जल्दी सोच लिए, समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस पांचों छह जो भी ऑप्शन हमारे पास इतना अवेलेबल है उसमें से देखेंगे कि हमको लाना कितना है 67, लाना कितना है 67। तो 67 कैसे आएगा जो सोचिए, क्या 67 360 और 1 में आ जाएगा, नहीं आएगा, ऑप्शन खत्म। आ जाएगा, नहीं आएगा, जोड़ के भी नहीं आएगा, घटा के भी नहीं आएगा, दोनों ऑप्शन पे काम करना है। ठीक है, चलिए जोड़ के या घटा के आ जाएगा, नहीं आएगा, जोड़ के या घटा के आ जाएगा, नहीं आएगा, जोड़ के या घटा के आ जाएगा, नहीं आएगा। यहाँ 66 आएगा, हमको चाहिए 67, तो थोड़ा सा से भी बच जाएगा, तो ये नहीं सोचना है कि थोड़ा सा ही से तो बचा, यही ले लेते हैं, ऐसा नहीं है। चलिए यहाँ भी नहीं आएगा, नहीं आएगा, लेकिन यहाँ आ जाएगा, आ जाएगा ना। 72 में 5 जोड़ेंगे तो नहीं आएगा, लेकिन घटाएंगे तो 67 आ जाएगा। यानी यही बना हमारा जो है ना नंबर या पेयर 72 और 5 का, वो काम करेगा। चलिए इसका मतलब है कि 24a², हमको सबसे पहले बड़ा नंबर ही लिखना है, चाहे वो आगे रहे यहाँ वहां पे या पीछे रहे, लिखना पहले बड़ा नंबर 72, और उसके बाद ए था तो आपको ए लगाना है 5, तो 5 के साथ में क्या लगाइएगा ए, पीछे से -15 डिस्टर्ब ना करें, 0 को भी छोड़ दें, सिंबल वही जो क्वेश्चन वाला है, हो गया माइनस। यहाँ पे सिंबल पहले क्या लगाना है माइनस, याद रहे यहाँ की बात कर रहे हैं, ये माइनस लगाए तो क्या 72 माइनस और 5 माइनस मिलकर 67 माइनस होगा, नहीं होगा, बल्कि 77 माइनस हो जाएगा, तो क्वेश्चन डिस्टर्ब होगा ना, और क्वेश्चन को डिस्टर्ब आप नहीं कर सकते। अगर क्वेश्चन डिस्टर्ब करेंगे आंसर डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए ये माइनस ना हो के अब क्या होगा प्लस होगा। फिर सोच लीजिए आपके क्या सही बैठा हो, 72 में 5 जाएगा, 67 बिल्कुल सही, यानी हमारा एडजस्ट हो गया सिंबल। अब हमको याद आया कि इन दोनों को अलग सोचना है और इन दोनों को अलग सोचना है, यही ना। चलिए अब दोनों को अलग कैसे सोचेंगे तुरंत में देखते हैं। चलिए तो अलग देखना है तो हम लोग अब क्या करेंगे, 24 और 72 सोचेंगे बड़ा से बड़ा नंबर में, कि 24 और 72 कहाँ पे मिलेगा, किस वाले नंबर के पास, जो दोनों में अवेलेबल है। तो हमको लगा कि 24 और 72 24 में तो है ही, क्यों नहीं 24 ही निकाल लिया जाए। ए भी दोनों के पास है, ले लिए ए, तो बच कौन रहा है इसके पास, 24 लेने के बाद ए बच रहा है, क्योंकि 24 से 24 दे ही दिया, तो एक बार में तो एक लिखा नहीं जाता है, क्योंकि एक कब लिखते जब कुछ नहीं रहता तब एक लिखते, लेकिन यहाँ ए है 21,
दो में से एक बचा है ना, तो ए है 21। इसका मतलब 1a ना लिख के सिर्फ क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं। माइनस छेड़ना नहीं है। 24 से कितने बार में, 3 बार में। ए तो दे ही दिया बाहर, तो कुछ नहीं बचा। यहाँ पे हम लोग अभी बताए चीटिंग करेंगे। चीटिंग क्या करेंगे, जो है पहले अंदर वाला लिख देंगे, जो है पहले वाला क्या करेंगे, अंदर वाला लिख देंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि अंदर में तो सेम आना ही है, अंदर में सेम आना ही है। यहाँ देखे ना आप, अंदर में सेम आना ही है, और जब आना ही है तो हम उतना क्यों सोचे, आएगा ही सेम आएगा। अब बताइए कि ए जब दे ही दिया होगा, यहाँ से आगे वाला में आगे देखिए, ए दे ही दिया तो इसका मतलब बच कौन रहा था, 5। ऐसे भी आप सोचिए ना कि अगर आप इतना दूर को अलग से देखें तो 5 और 15 में कौन कॉमन लेंगे आप, 5 आएगा। इसमें बचेगा कौन, ए है, इसमें बचेगा 3। क्या वही नंबर दिख रहा है, दिख ही रहा है, तो उतना सोचना क्या है ना। चलिए, तो वही आ ही रहा है तो वही करेंगे हम लोग। यहाँ पे इम्प्लाई डेट का सिंबल देते रहेंगे, इम्प्लाई डेट का सिंबल देते रहेंगे, आगे बढ़ते हैं। चलिए, सेम वाला कितना जगह जी, एक जगह। बाहर वाला कितना जगह जी, एक जगह। 2 नहीं, 2 नहीं है, 24 है, सॉरी 24 है। अब प्लस में कितना है जी, 5 है। बराबर कौन है जी, 0 है। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम लोग को याद है कि वैल्यू निकालना किसका है जी, ए का निकालना है। इसके बाद आपको क्या करना है जी, तो एक लाइन खींचना है जी। ए माइनस 3 इक्वल टू क्या देना है जी, 0। 24a अब प्लस में 5 बराबर क्या होगा, 0। थोड़ा यहाँ पे जगह कम है, देख लीजिएगा। यहाँ से ए का वैल्यू कितना आ जाएगा जी, 3। यहाँ से ए का वैल्यू कितना आ जाएगा जी, तो 5 प्लस में है तो माइनस में, और 24 मल्टीप्लाई में, तो इधर आके 24 डिवाइड में। चलिए, इक्वेशन अलग है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा वहाँ पे स्पेस कम था, घुस गया है, लेकिन दोनों का कलर अलग अलग डाले हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो हमारे पास अभी 3 क्वेश्चन बोर्ड पे अवेलेबल है। और स्पेस नहीं है, इतना हो सकता है एडजस्ट ना हो पाए, लेकिन आप इससे थोड़ा तो आइडिया जनरेट कर ही पाए होंगे, सोच पाए होंगे कि कैसे बनेगा, कौन सा मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से, यानी हिंदी में बोले तो गुणनखंड विधि से। 3 क्वेश्चन, तीनों में हम वही तरीका लगाए, आप नोटिस किए ना, तीनों में तरीका सेम है, चाहे यहाँ प्लस रहे हर जगह, माइनस रहे या डबल माइनस रहे, कोई मतलब नहीं है माइनस से प्लस से। तरीका बस वही है कि क्या इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यहाँ 0 है, हाँ है, यहाँ हाँ है, यहाँ हाँ है। अगर है तो उसके आगे क्या करना है, शुरुआती वाला नंबर और लास्ट वाला नंबर को गुना करना है। जो भी आएगा उसको इस तरीके से सोच पाना है। जितना सोच पाए लिख दीजिए, जो नहीं सोच पाए कोई बात नहीं, जितना सोच पाए वो आपका हो गया, जो नहीं सोच पाए वो किसी और का हो गया। इस तरीके से सोचिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, उसमें से कोई एक ही जोड़ा होगा, कभी कभी 2 भी आ जाता है, ध्यान रखिएगा, लेकिन ज्यादातर 98% 99% चांसेस ये हैं कि एक ही जोड़ा होगा जो उन नंबर को देगा जो आपको जरूरत है। तो आपका जरूरत इसमें कौन है जी, 11 का। तो 6 25 30, और यहाँ 10 दिया 30, यानी 30 से 6 और 5 में टूट रहा था। जब आप बना लेंगे ना 5-10 क्वेश्चन, तो उसके बाद आपको उतना नहीं सोचना पड़ेगा, आप तुरंत सोच लेंगे कि अच्छा 10 और 3 30 हुआ, तो 30 हुआ तो 11 लाना ना है। मन में सोचे 10 या 30 नहीं आएगा, 11, 6 25 30, हाँ 6 5 11 आ गया, मतलब हाँ 6 और 5 लेंगे। फिर आगे जाएंगे, दोनों में कॉमन लेंगे, कॉमन लेंगे। आप नोटिस किए कि कॉमन लेंगे तो अंदर में ब्रैकेट में क्या आएगा, सेम आएगा। तो इसका मतलब है कि अगर हम आगे ये वाला ब्रैकेट अगर सही सोच लिए तो आने वाला जो ब्रैकेट है वो तो वही वाला नंबर आएगा। तो मतलब ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। अगर हम थोड़ा कम भी सोच पाते हैं तो इसी वाले को यहाँ पे छाप देंगे, प्रिंट कर देंगे। और अगर 5 5 x दे ही दिया तो 5 से 5 कितना बार में आया था, एक बार में। इसके बाद हम लोग जो बाहर में रहता है उसको एक ब्रैकेट में डालना है, जो दोनों सेम था, भले 2 बार लिखा हुआ था लेकिन डालना कितना बार है, एक बार, क्योंकि वो कॉमन दोबारा लिया गया था। ठीक है, उसके बाद इतना बराबर 0, इतना बराबर 0, दोनों को सेपरेट कर देंगे। आंसर दोनों का फिर लास्ट में हेंस करके और लगा के या हिंदी में या लगा के लिख देंगे। ये भी वही कंडीशन है, ये भी वही कंडीशन है, तो पता तो चल ही रहा होगा। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग कल लेंगे क्वेश्चन, कल मतलब नेक्स्ट सेशन में। और उम्मीद करेंगे कि आपको ये जो टॉपिक हम लोग जो उठाए हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, और जो चैप्टर उठाए हैं द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो ये आपको काफी आसान लगेगा, ऐसा हमारा उम्मीद है। और हम पूरा कोशिश करेंगे कि आपको ये समझ में आए, और समझ में आएगा तो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा।
और ये जो चैप्टर है ना, हम आपको अभी क्लियर कर दें कि ये चैप्टर का यूज आगे आने वाला 2 चैप्टर एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हिंदी में बोले तो निर्देशांक ज्यामिति, दोनों के लिए वीवीआई चैप्टर है। अगर ये नहीं आता है तो मान के चलिए कि वो भी दोनों चैप्टर आपको नहीं आता, आप चाहे कितना भी कॉन्सेप्ट उसका जानते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्योंकि कॉन्सेप्ट भले वहां का जानते हो लेकिन सोल्व यही करके देगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नहीं तो लीनियर इक्वेशन, तो दोनों आपको अच्छे से आना ही चाहिए। आपको लगभग ये कह सकते हैं कि पूरा अलजेब्रा का ये रीड है, 20 नंबर आपका देता है, 4% डिसाइड करता है, ठीक है। तो अभी हम बता दिए ताकि आप सतर्क रहें, और इसके बारे में जब आप अवेयर होंगे तो अच्छे से आप बना पाएंगे, सोल्व कर पाएंगे। ऐसा करते हैं 1-2 क्वेश्चन हम अपने मन से आपको दे देते हैं, जो आपको क्या करना है, खुद से सोल्व करना है। हालांकि बुक में अवेलेबल है, आप चाहें तो एक्सरसाइज जो है ना आर.एस. अग्रवाल का, आर.एस. अग्रवाल का एक्सरसाइज 4A बना सकते हैं। एक्सरसाइज 4A आपसे कहाँ से बनेगा, 4A से। तो एक्सरसाइज 4A में 5 नंबर से लेके 20-25 नंबर तक जो क्वेश्चन नॉर्मल वाला दिख रहा है, नॉर्मल मतलब जिसमें पॉइंट नहीं है, रूट नहीं है, सिर्फ सिंगल वेरिएबल है, जैसे ए या बी या सी, एक्स, वाई, सिंगल ए और एक्स एक साथ रहेगा तो अभी नहीं बनेगा, पहली गलत है। क्योंकि हम लोग अभी बहुत शुरुआती पढ़े हैं, अभी बहुत ज्यादा हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। चलिए, और जिनके पास बुक नहीं है फिर भी वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये 3 क्वेश्चन तो पहले उनके लिए प्रैक्टिस में जाएगा, और 2 क्वेश्चन अपने मन से हम और दे देते हैं। ये लीजिए, एक और ले लीजिए। ये 4 क्वेश्चन सफिशिएंट है, चारों को इसी मेथड से बनाना है। आप भले इस मेथड को भी जानते हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बनाना है इसी मेथड से, और जैसे हम बताएं बिल्कुल वैसे ही बनाना है, ठीक है। आपसे बनेगा और पूरा उम्मीद है कि बनेगा, क्योंकि इस पे मेहनत किया गया है। बस आपका थोड़ा सा साथ मिलेगा, आपसे बनेगा, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग अब नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, ठीक है। जय हिंद।